ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यह संविधान का भाग है अथवा नहीं, इसके संदर्भ में विभिन्न जो निर्णय आए न्यायालय के द्वारा उसी में इसकी व्याख्या की जाती है, उसी में बताया जाता है। तो सबसे पहले जो बेरूबारी केस था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि यद्यपि यह संविधान के निर्माताओं की मन की कुंजी है, ठीक है, की है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। हाँ, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाग के संदर्भ में बेरूबारी का मतलब बैरी, बैरी माने क्या होता है? दुश्मन। जैसे दुश्मन कहता है भाग भाग, मतलब तुम हमारे हिस्से में नहीं आओगे। तो बेरूबारी केस में यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि भले ही यह संविधान को समझने के लिए ठीक वैसा ही जैसे किसी को घर में घुसना है तो आप ताला खोल दीजिए, कुंजी लगा दीजिए, कुंजी हो सकता है, की हो सकता है, लेकिन यह भाग नहीं है। उसके पश्चात फिर जो गोलकनाथ केस आया उसमें न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्ला। उन्होंने ये पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किस संविधान की आत्मा सामान्य रूप से माना ही जाता है उद्देशिका को। आप जानते हैं कि 32 को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा के रूप में माना है, और सामान्य रूप से संविधान की आत्मा को उस उद्देशिका को या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। तो किस न्यायाधीश ने माना था? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला हैं। और किस केस में माना था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। तो आप इसको हिदायतुल्ला को हृदय से जोड़ सकते हैं, हृदय को आत्मा से जोड़ सकते हैं, अर्थात संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा किसने माना? हिदायतुल्ला ने माना। तो इस रूप से यह हृदय या आत्मा से जोड़ सकते हैं। जिस न्यायाधीश ने सबसे पहले इसके संदर्भ में बात की थी वह न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला थे, और गोलकनाथ बाद में उन्होंने बात की थी। उसके बाद फिर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह केशवानंद भारती केस है। जानते हैं आप सब लोग, जिसके लिए जाना जाता है वह मूल संरचना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो जैसे केश का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? बाल बाल होता है। तो जो केश हैं यह शरीर का भाग है कि नहीं है? अगर आप पूछा जाए कि आपके केश आपके शरीर के भाग हैं या नहीं हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? है। ठीक है, केश का बाल होता है। सर बिल्कुल है। हाँ, तो ठीक इसी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, यह सबसे पहले इसी बात में कहा गया केशवानंद भारती केस में, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि यह संविधान का भाग है, संविधान की व्याख्या का आधार भी है। ठीक, अब उसके पश्चात इससे भी बढ़ करके जो अगला केस आया वह किसका था? मिनर्वा मिल्स का। और इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से मिनर्वा मिल्स का नहीं, एसआर मुंबई का। एसआर मुंबई कब आया था? 1993 में। आप में से कोई बता सकता है कि यह बात किससे संबंधित था, एसआर मुंबई बात? और इसमें सबसे ज़्यादा किस तथ्य पर जोर दिया गया? चलिए मैं आपको थोड़ा संकेत देता हूँ। 1992 में कोई घटना घटित हुई थी? 10वीं अनुसूची। 1992 में आज जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उससे संबंधित ढांचा था, उसके संदर्भ में भाजपा की सरकारें थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनको सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, उनके द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी में यह सुनवाई हुई थी। एसआर मुंबई केस में रामास्वामी थे, जस्टिस थे, तो उन्होंने उसमें निर्णय आया था जिसमें धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल संरचना के रूप में, बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में स्वीकार किया गया। तो आप इस प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं कि वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता, उसमें ये लगा कि नहीं, जो भारत का धार्मिक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है वह एक ढांचे को ढहाए जाने से खंडित हुआ है, ढहा है। और इस रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार की बर्खास्तगी को उस समय एसआर मुंबई केस में सही माना गया, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार की जो बर्खास्तगी की गई थी उसको सही नहीं माना और उसको फिर से बहाली का आदेश दे दिया। ठीक है, तो यह एसआर मुंबई केस जो है दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। सामान्य रूप से जो
धर्मनिरपेक्षता है। यह धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूलभूत ढांचा है। सबसे पहले किस में कहा गया? इसी केस में कहा गया, ठीक है। और इसी केस में जो हम प्रिम्बल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, प्रस्तावना के संदर्भ में बात कर रहे हैं, वहाँ पर कहा गया कि न केवल संविधान का भाग है बल्कि संविधान का आधारभूत ढांचा भी है, ठीक है। और आधारभूत ढांचा जैसे कह दिया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं कि अगला प्रश्न है कि क्या संविधान की प्रस्तावना का संशोधन हो सकता है? जी सर, हो सकता है, लेकिन उसका मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। मूलभूत ढांचे में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मूल दो इसमें तथ्य ध्यान में रखने की बात है कि चूंकि यह संविधान का भाग है, एक तथ्य। दूसरा तथ्य है कि मूलभूत ढांचे का भाग है। तो मूलभूत संविधान का भाग होने के कारण अगर संविधान का संशोधन हो सकता है तो इसका भी संशोधन होगा, इसलिए संशोधन किया जा सकता है जैसे संविधान के अन्य भागों का होता है। लेकिन चूंकि मूल ढांचा है, तो मूल ढांचा होने के कारण संविधान मतलब प्रस्तावना को संशोधन करने की शक्ति जो है वह सीमित है, ठीक है। इसका स्पष्ट मतलब है कि असीमित रूप से इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक। और उसके ये सारे के सारे तथ्य मैं 2-3 चीज़ों में आपके समक्ष रखना चाहता था। एक तो यह कि संविधान का भाग है, इसकी जो यात्रा हुई बेरूबारी में, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसको आप बैरी की दृष्टि से सोच सकते हैं, दुश्मन की दृष्टि से सोच सकते हैं। वो आप भाग के संदर्भ में एक प्रकार से दुश्मन था, लेकिन फिर भी उसने इसे की कहा, कुंजी कहा, संविधान के निर्माताओं के मन की कुंजी कहा। तो इस दोनों चीज़ें इसमें रही हैं। उसके बाद फिर जो अगला आया गोलकनाथ केस, इसमें इसे संविधान की आत्मा के रूप में कहा गया, लेकिन संविधान का भाग है यह नहीं कहा गया, ठीक। उसके बाद जो जिसमें कहा गया स्पष्ट रूप से संविधान का भाग है वह केशवानंद भारती केस था। और फिर और आगे बढ़ करके SR बम्बई केस आया जिसमें रामास्वामी थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि न केवल भाग है बल्कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। और इसी में जो सिद्धांत आया, किसका सिद्धांत आया? धर्मनिरपेक्षता को भी आधारभूत सिद्धांत के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो ये सारे तथ्य हैं जो आपको देखना है। KM मुंशी थे। KM मुंशी इसको क्या कहा था संविधान की प्रस्तावना को? जन्म कुंडली कहा था। जन्म कुंडली सर, horoscope of the constitution, horoscope of the constitution. क्या करते हैं? जन्म कुंडली ही बनाते हैं, ठीक है। एक वहाँ जो चित्रगुप्त मुंशी बैठे हुए जन्म कुंडली बना करके भेजते हैं, तो इसको आप ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते हैं, हॉरोस्कोप है या जन्म कुंडली है, तो इस प्रकार से रख सकते हैं। सुभाष कश्यप हैं, उन्होंने इसको कहा है कि यह नींव है, संविधान इस पर महल है, या संविधान शरीर है। तो ये शरीर की क्या है? is the soul. आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस प्रकार से अपने दिमाग में इन चीज़ों को रख सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी इस प्रस्तावना के संदर्भ में, इसको हमने आप सबके समक्ष रखा। अब आगे भागीरथी जी कंटिन्यू रखेंगे। फिर हम अंत में अगर कुछ अच्छे कोटेशंस मेरे दिमाग में आते हैं, कुछ अच्छे तथ्य आते हैं, तो आप उसके समक्ष आएंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 को देख लिए थे। अब आते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया अंकटाड के द्वारा। जारी किया गया अंकटाड के द्वारा। कृपया आप लोग माइक अपना ऑफ रखेंगे। क्वेश्चन जिससे पूछा जाएगा वो अपना नाम सुनते रहेंगे और वो एक ही व्यक्ति उत्तर देगा। बीच में सभी लोग माइक ऑन करके कृपया उत्तर मत दीजिएगा। इससे क्या होता है कि अव्यवस्था उत्पन्न होती है और किसी का आंसर कोई सुन नहीं पाता है। एक लोग उत्तर देंगे तो सब लोग उसको सुनेंगे और वो रिवीजन भी आप सभी का हो जाएगा। चलिए, तो अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? अमन सर बताएंगे अंकटाड की स्थापना कब हुई है? सर मालूम नहीं है, उसका फुल फॉर्म बस पता है मुझे। ठीक है, अमित सर। अमित सर। अंकिता मैम। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अंकटाड की स्थापना कब हुई है? सीमा मैम बताइए आप। सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सुनाई नहीं पड़ पा रहा है ठीक से। मैम अंकटाड की स्थापना कब हुई है? सर 1964 में।
जी 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 1964। ओके 1964 इसको आप लोग लिखिएगा। अच्छा जिसका हाँ। भी माइक माइक ऑफ रखिएगा मैम आगे जिसका भी है। चलिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। वैसे याद रखिएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी जो होता है जलवायु से संबंधित जो सूचकांक होता है वो जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है तो इसमें पहले नंबर पर पहले दूसरे तीसरे नंबर पर 3 नंबर पर कोई भी देश नहीं है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। कोई भी देश कोई भी देश पहले दूसरे तीसरे स्थान पर नहीं है। चौथे नंबर पर डेनमार्क है और अंतिम पे है सऊदी अरब। भारत की जो रैंकिंग है वो 7वीं है। ठीक है भारत की रैंकिंग कितनी है 7वीं है। जैसे आप याद कर सकते हैं क्लाइमेट में 7 वर्ड है। ठीक है तो वैसे यहाँ से हो जाएगा 7वीं है। ठीक पहला साइबर अपराध सूचकांक है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू के द्वारा जारी किया गया। सबसे अधिक जो साइबर अपराध हो रहे हैं वो रूस में हुए हैं। भारत का जो रैंक है वो 10वां है। भारत का जो रैंक है वो 10वां यानी साइबर अपराधों के प्रति भारत जो है बहुत संवेदनशील भी है। ठीक है तो भारत का पहला साइबर अपराध सूचकांक। फिर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आईईटी के द्वारा जारी किया जाता है। बुर्किना फासो इस पर नंबर 1 पर है और भारत की जो रैंकिंग है आतंकवाद में वो 14वीं है। ठीक है भारत की जो रैंक है वो 14वीं है इसे याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स ये जारी किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। अमेरिका इसमें नंबर पे 1 पे है। आप सभी को यह स्पष्ट रूप से पता होगा कि स्टार्टअप जो है सबसे अधिक जो है अमेरिका में ही निकल के सामने आते हैं। और जो भारत की रैंकिंग है भारत जो है स्टार्टअप की श्रेणी में भारत जो है स्टार्टअप की श्रेणी में 21वें नंबर पर है। आप जान सकते हैं कि 21 साल का जब युवा हो जाएगा तो अपने स्टार्टअप करने की सोचता है तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं 21 साल होने के बाद हम लोग अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है स्टार्टअप करने का या फिर 21 साल में हम लोग टीसीएस देना स्टार्ट कर देते हैं। इससे भी कर सकते हैं कि 21 साल की एज हो गई है तो टीसीएस देना स्टार्ट कर दिया स्टार्टअप हो गया। ठीक है स्टार्ट यूपी ना टीसीएस। उसके बाद लॉजिस्टिक। ठीक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जिसमें सिंगापुर नंबर 1 पे है और भारत की जो रैंकिंग है 38 है। भारत की जो रैंकिंग है 38 है। वैसे कल सर आपको बताए थे कि 38 में जो संविधान संशोधन 38 का जो अनुच्छेद है संविधान का वो कौन सा है ये वीना मैम बताएंगी। सीमा मैम। हेलो जी मैम सर 38 नहीं में याद आ रहा अनुच्छेद। सर। ओके रोहित सर। सर ये स्टेट के बारे में बताया सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई है रोहित सर। सर वेलफेयर स्टेट के बारे में वेलफेयर वेरी गुड स्टेट के वेरी बारे गुड। में बताया था। ओके वेरी गुड। तो 38 जो है वेलफेयर स्टेट है और वैसे आप लॉजिस्टिक जो है अच्छा जब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का वेलफेयर होगा। लॉजिस्टिक अगर लॉजिस्टिक के क्षेत्र में परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो जो है राज्य का लोक कल्याण होगा ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। फिर है यात्रा पर्यटन सूचकांक। यात्रा और पर्यटन सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी ये बताएंगे अभिषेक सर। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब 1944। हुई? विश्व आर्थिक मंच अरुण सर भूपेंद्र सर दिग्विजय सर कंचन मैम। चलिए सर 1971। जी 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 1971 ठीक है 1971 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके संस्थापक कौन है या किसके दिमाग की उपज माना जाता है नितिन सर। क्लास स्वाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक होती है कहां पर प्रदीप सर बताएंगे हर वर्ष। सर दाओस। वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यात्रा और पर्यटन जो है आप जानते ही हैं भारत के प्रधानमंत्री ये सब लोग ये पर्यटन के लिए जाते हैं टावोस में और वो पर्यटन से रिलेटेड है। तो याद कर सकते हैं ऐसे कि पर्यटन के लिए मीटिंग होती है हर साल दावोस में। तो पर्यटन यहाँ से जोड़ सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 पर अमेरिका है और भारत की जो रैंकिंग है 39 है। भारत की जो रैंकिंग है 39 है। फिर है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ये जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा। इसमें सिंगापुर नंबर 1 पर है और वेनेजुएला जो है सबसे अंतिम पर है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है ये बताएंगे प्रशांत सर। वेनेजुएला की राजधानी रानी मैम
अमन सर। कैराकस। ठीक है, वेरी गुड। प्रीति मैम बताएंगी कि जो वेनेजुएला है वहां पे जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र उसका क्या नाम है? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किस नदी के किनारे है? रिशु मैम, शालिनी मैम। सर हम बताएं माराकाइबो। जी 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 जी, माराकाइबो झील है। माराकाइबो झील, हमने नदी पूछा किस नदी के किनारे, किस नदी के? रियो कैरोनी ओरिनिको। नदी का नाम, रियो कैरोनी नदी का आप लोगों ने नाम सुना है? ओरिनिको की सहायक है रियो रियो कैरोनी, याद रखिएगा, रियो कैरोनी और ओरिनिको दोनों आता है नाम। और माराकाइबो झील है, माराकाइबो लेक है, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, तो वेनेजुएला। फिर आईएमडी जो प्रतिस्पर्धा करती है, इसको अगर आप लोग बनाना चाहिए कोड, तो आईएमडी करे प्रतिस्पर्धा सिंगा से वेनेजुएला को लेकर, ठीक है। आईएमडी करे प्रतिस्पर्धा सिंगा से वेनेजुएला को लेकर 39, ठीक है, 39 बात की है। चलिए, उसके बाद है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये जारी किया जाता है वीपो के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसके द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है वीपो, ठीक है। और भारत में इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट आया है, उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए हैं, ट्रेड एक्ट आया है, ट्रेड कॉपीराइट एक्ट आया है। कॉपीराइट एक्ट कब आया है बताइए आप लोग? रानी मैम, कॉपीराइट एक्ट। सीमा मैम, सर नहीं याद है सर। 1957 वेरी गुड, 1957। 1957 में कॉपीराइट एक्ट है। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्ट आए हैं। 2001 में इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट आया है, फिर 1970 में आया है एक एक्ट है, और उसको एक साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे कल हम। ये जो बहुत जो वीपो से संबंधित है, जो बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, उसका कल आपको प्रोवाइड कर देंगे। छह एक्ट हैं एक साथ में, उसको याद रखना जरूरी है, वहां से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक यानी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, ये जारी किया गया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और इसमें नंबर 1 पर है नॉर्वे। भारत की रैंकिंग है 41। लोकतंत्र में आप सभी को पता ही है कि भारत में कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दशाओं में हमें सरकारी सहायता प्राप्त होती है, सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है। इसको बेरोजगारी से संबंधित हो, वृद्धावस्था से संबंधित हो, और इनसे संबंधित जो दी जाती है, तो ये लोकतंत्र की पहचान है। और लोकतंत्र में जो हमारा अनुच्छेद 41 है, वहां से आपको रिलेट कर सकते हैं कि अनुच्छेद 41 लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अच्छा प्रयास माना जा सकता है, ठीक है। और लोकतंत्र इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे जिसकी राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे जिसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। और अफगानिस्तान अंतिम पे है, अफगानिस्तान इसमें अंतिम पे है, याद रखिएगा। लोकतंत्र में आप सभी को पता होगा कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है वर्तमान में। फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भी अमेरिका नंबर 1 पर है। भारत की जो रैंकिंग है 42। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 है, वो किससे संबंधित है? रूपाली मैम बताएंगी। रूपाली मैम, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित? ये सर है वो न्यायोचित मानवीय कार्य के लिए कुछ दशाएं। जी, मानवीय कार्य के लिए कुछ न्यायोचित दशाएं हैं, उनके लिए है। और प्रसूति सहायता से संबंधित भी यहाँ पर है, ठीक है, प्रसूति सहायता से ही संबंधित है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। 42 का जो संबंध है बौद्धिक संपदा से है, ठीक। उसके बाद ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, ये मर्सर के द्वारा जारी किया जाता है। नीदरलैंड इसमें नंबर 1 पर है, और 45वें नंबर पर भारत है, ठीक है। 45 साल के जब हो जाते हैं तो हम लोग पेंशन करने लगते हैं, ठीक है। 45 साल के जब हम लोग हो जाएंगे तो पेंशन की टेंशन करने लगेंगे, पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है जो नई स्कीम चल रही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, इसके स्थान पर एक नई स्कीम आ गई है। इसके बारे में कल चर्चा कर ली जाएगी कि नई स्कीम क्या है और क्या उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। सभी को पता है कि नहीं, नई स्कीम आ गई है, न्यू पेंशन स्कीम किस समय पे? ओके, यस सर। चलिए, तो कल इस पे चर्चा की जाएगी अच्छे ढंग से। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, हम लोग 45 साल के जब हो जाते हैं तो फिर पेंशन की चिंता करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये जारी किया गया आईएमडी के द्वारा। इसमें भी नंबर 1 पर है अमेरिका। डिजिटल प्रतिस्पर्धा में अमेरिका नंबर 1 पर है, और जो प्रतिभा प्रतिस्पर्धा है, विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा है, उसमें सिंगापुर है, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक और डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक दोनों जारी करने वाली संस्था आईएमडी है, दोनों जारी करने वाली संस्था आईएमडी है, ठीक है। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
इसमें अमेरिका नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग है 41, भारत की जो रैंकिंग 49 है, भारत की रैंकिंग कितनी है 49 है। फिर है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, साइबर सुरक्षा फर्म सर्फसार के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रांस इसमें नंबर 1 पर है, 52वें नंबर पर भारत है और यमन जो है अंतिम नंबर पर है। यमन की राजधानी क्या है नाजरीन मैम? यमन की राजधानी नीलिमा मैम, निखिल सर। हाँ। जी मैम, यमन। ना ओके ओके ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, ये भी आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। अब आप लोगों का एक होमवर्क ये हो सकता है कि जो एक संस्थान के द्वारा विभिन्न रिपोर्ट जारी किए जाते हैं उनको एक जगह पर लिख लीजिए। जैसे आईएमडी के द्वारा कौन सा जारी किया जा रहा है, कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, उसको एक साथ कर लेंगे तो आप लोगों की थोड़ी सी आसानी हो जाएगी याद करने में। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, ये चार्लर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया, ये आया हुआ प्रश्न इससे संबंधित, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। गुड गवर्नेंस इंडेक्स इससे संबंधित प्रश्न आया है, सिंगापुर नंबर 1 पर है और भारत की रैंकिंग है 69। भारत की रैंकिंग क्या है 69। वैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 नितिन सर बताएंगे। सर दिल्ली के वो लेके विशेष दर्जा जो प्राप्त है उसके लिए। अनुच्छेद 69 की बात किया है हमने, ना कि संविधान संशोधन। सॉरी 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 सॉरी। निखिल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कांता मैम, राष्ट्रपति का शपथ है सर। उपराष्ट्रपति का शपथ है। ओके ओके, इसे याद रखा हो, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो जो है गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट जब होगा उपराष्ट्रपति जी जो शपथ ले लेंगे राज्यसभा में, जब उपराष्ट्रपति रहेंगे तो गुड गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे अच्छे ढंग से। फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्वीडन नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग है 63। भारत की जो रैंकिंग है वो है 63। वैसे भारत की जो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 है वो किससे संबंधित है कन्हैया सर? उपराष्ट्रपति से। सर उपराष्ट्रपति से सर जिसका नाम लिया जाए कृपया वही माइक ऑन करके बोलें, इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और भारत की जो रैंकिंग है वो 63 है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सिंगापुर नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग है 72। भारत की रैंकिंग है 72, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है ये बताएंगे अरुण सर। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा जो विभिन्न मामलों में, कुछ मामलों, हाँ, समाधान से संबंधित है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। फिर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बाद है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ये जारी किया जाता है डेनमार्क के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग है 79। भारत की रैंकिंग है 79। फिर है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसमें डेनमार्क नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग है 93। भारत की रैंकिंग है 93। यह विषय पकड़ लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 93 वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। तो भ्रष्टाचार को रोकने में जो हमारी संसद है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। इसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया जो हमारी संसद है यानी लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो विशेष प्रयास, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, तथापि पूरी तरह से उस पर रोक नहीं लगाई जा सकी है, ठीक है। और सोमालिया जिसकी राजधानी है मोगादिशु, जो अंतिम है भ्रष्टाचार सबसे अधिक वहां पर है, ठीक है। फिर लैंगिक समानता सूचकांक है यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है लैंगिक और समानता सूचकांक 2022, और इसमें फिनलैंड नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग है 112। भारत की रैंकिंग है 112, ठीक नहीं सॉरी 108 है। भारत की रैंकिंग है 112 थी 2023 में, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट में। फिर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है बहुत अच्छे ढंग से, पूरी चीजों को बताया गया है। कंसर वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब भारत की रैंकिंग 111 है। कितने देशों में से 111 है अंकिता मैम बताएंगे? कितने देशों में से भारत की रैंकिंग 111 है? ऐश्वर्या मैम? सर शायद 125। शायद, कंफर्म नहीं है। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज। कन्हैया सर? सर 125 है। 125, ठीक है, कंफर्म है एकदम?
जी सर, जी सर। बिल्कुल 111। पिछली बार 121 थी। हाँ, पिछली बार 121 था, 107/121 था, 111/125 है इस बार। ठीक है मैम, आपका जी सही सर। था, लेकिन कंफर्म रखिए, क्योंकि जब ऑप्शन 122, 123, 124, 125 आएगा तो वहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। ठीक है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2024, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। फिनलैंड इसमें नंबर 1 पर है और भारत की रैंकिंग 109 है। उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक, जिसको आप लोगों को बताया जा चुका है, शांति आई यमन से 116 बटे कितने देश थे इसमें शामिल, अभय सर बताएंगे। अभिषेक सर, रुचि मैम, वैश्विक शांति सूचकांक को आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, रिवीजन आप लोगों ने नहीं किया है इस चीज को। अगर ये प्रश्न आएगा कितने देश हैं, रोहित सर बताइए आप। सर 143 देश हैं। 143, ठीक है। 3 खुश 160 हाँ 163 सर 163 163 163 चलिए अब लोग रिवीजन कीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिवीजन करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, रिवीजन नहीं करेंगे गलती होगी, फिर आप लोग इसे छोड़ेंगे, याद रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जारी किया जाता है UNSDSN के द्वारा। फिनलैंड इसमें नंबर 1 पर है, इसमें 126वीं रैंक भारत की है, भारत की रैंक 126वीं है। फिर ग्लोबल जेंडर गैप जो है रिपोर्ट, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इसमें भी आइसलैंड है और 129वीं स्कोर भारत के है, ये भी पढ़ाया जा चुका है आपको अच्छे ढंग से। मानव विकास सूचकांक 2023-24 UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, भारत की रैंकिंग है 134, अंतिम पे है सोमालिया। अंतिम पे कौन है? सोमालिया। मानव विकास जो सूचकांक है वो किस समिति की सिफारिशों पर या किस अर्थशास्त्री की सिफारिशों के आधार पर जारी किया जाता है, ये बताएंगे ऐश्वर्या मैम। अंकिता मैम। जी मैम। नहीं अगर याद नहीं है तो आप लोग माइक मत ऑन कीजिए, बस आप लोग साइलेंट रहिए, दूसरे नाम ले लिया जाएगा। अंकिता मैम बताइए, किस अर्थशास्त्री की सिफारिश के आधार पर जो मानव विकास सूचकांक है वो जारी किया जाता है? अर्चना मैम, अंकिता मैम, नूतन मैम, आप बताइए। महबूब उल हक। महबूब उल हक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। उन्होंने पहली बार ये सिफारिश की थी मानव विकास सूचकांक जारी हो, तो उन्हीं की सिफारिशों पर ये मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। UNDP की स्थापना हुई थी 1972 में, सही है कि नहीं? UNDP की स्थापना 1972 में हुई थी। बताइए आप लोग, 1972 में किसकी स्थापना हुई है? बहुत 65 में हुई थी सर, 1965 में UNDP की। वेरी गुड। तो हमने 1972 बोला है, किसी खास उद्देश्य से बोला है, वहां पे इसको लाना था, इसलिए बताइए 1972 में किस यूनाइटेड नेशन को किस